हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं, चार ऐसे नियम आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर ये चार टॉपिक पढ़ लोगे 100% गारंटी मेरा कि एग्जाम में यहां से दो टॉपिक आप लोगों को जरूर से पूछेगा। लिख के बताता हूं आप लोगों को कि चार टॉपिक में से दो टॉपिक हमेशा आता है, हर साल आता है। तो इस वीडियो में मैं चार टॉपिक को कवर किया हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम के लिंक को वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे यहां से ये वीडियो आप देखोगे और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं। आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। बस आप देखिए, नोट करने की भी जरूरत नहीं है कि कॉपी पेन लेके आप नोट करोगे, समय बर्बाद करोगे। आप बस यहाँ पे इन नियमों को समझना है और यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लो। अब पूरा नियम, चार नियम मैं आप लोगों को अच्छे तरह से समझाऊंगा। चार में से दो नियम तो फिक्स है, आप लोगों के हर साल आता है और इस बार भी आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीजें जो है 100% फिक्स है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, ये चार नियम किसी भी टीचर को दिखा देना, वो टीचर आपको बता देगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब बिल्कुल डिटेल में लिख कर लेकर आया हूं, तो चलिए पढ़ते हैं। और जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है और पहला जो नियम है वो आप लोगों का है हेनरी का नियम। आपको भी मालूम होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। पूछता है कि हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी गारंटी है कि इस बार 100% ही आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। इसे आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से अब समझना पड़ेगा। जब एक बार समझ लोगे तो आप लोग किसी तरह इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जा रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है। सबसे पहले एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, किस मेथड से लिखोगे। पहले आप हेनरी का हेडिंग डालोगे, हेनरी का नियम आपकी मेन हेडिंग रहेगी, ठीक है, ब्लैक पेन से। इसके बाद लिखोगे कि नियम कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप मतलब कि आप लोगों का टेम्परेचर जो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं कोई यहाँ पे एक पात्र ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पात्र ले लिया, इसमें मैंने क्या किया, किया आपके कुछ मैंने यहाँ पे द्रव ले लिए, जिसे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तरल पदार्थ या द्रव मैंने ले लिया। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे घोल रहा हूँ। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना मिलेगा, लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वही चीज है, बस आप देखो समझने का प्रयास करो, आप आराम से लिख पाओगे। देखिए क्या बोला है, इस नियम के अनुसार, यही आपको याद करवा दूंगा, यही इस नियम के अनुसार स्थिर ताप मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को घोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नियम ये कहता है कि अगर तापमान आप लोगों का कांस्टेंट है और किसी भी गैस की अवस्था को हम यहाँ पे घोल रहे हैं, तो नियम आपको ये होगा कि जितना ऊपर से आप क्या लगाओगे, प्रेशर, जितना ऊपर से आप प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा क्या होगी, इसमें घुलेगी। नियम बस ये कह रहा है कि जितना ज्यादा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा घुलेगी। मतलब अगर हम बात करें मोटी मोटा, तो दाब बढ़ाओगे तो वियलता भी बढ़ेगी, या दाब घटाओगे तो वियलता भी घटेगी। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एम एम मतलब होता है घुली हुई गैस की मात्रा। तो एम जो है वो समानुपाती होता है पी पी मतलब गैस की दाब के। मतलब अगर यह बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर यह घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहां से अगर हम इसको निकालें तो एम बराबर, अगर यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो बराबर में आ जाएगा के एच पी। के एच क्या यहाँ पे, तो हेनरी का नियतांक है। क्या है, हेनरी का नियतांक। समझ में आ गया आप लोगों को। बस ये नियम कहता है, तो हेनरी का नियम कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस इतना ही आप लोगों को पॉइंट लिखना है। इसके बाद इसकी सीमाएं लिखना पड़ता है, ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं। चलिए इसकी सीमा देख लेते हैं। तो सीमा में लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, हेडिंग डालिए, लिखेंगे पहला कि तनु विलयन पर लागू होता है।
ये किस पे लागू होता है? तनु विलयन पे लागू होता है। दूसरा है कि निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। ठीक है, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जैसे आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखोगे, कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट जो कोको कोला आता है, उसमें गैसों को इस प्रकार से भरा रहता है कि आपको ऊपर से मालूम नहीं चलेगा। जैसे उसको आप खोलोगे, उस ढक्कन को खोलोगे तो गैस क्या होंगी वहां से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो हेनरी के नियम पे ही वो लागू होता है। और तीसरा है कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। तो यह है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आपको समझ पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि हेनरी का नियम है क्या। इसके बाद इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा था हेनरी का नियम भी और सीमा भी और इसका अनुप्रयोग भी। तो पूरा डिटेल में देखेंगे तब हम लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। देखिए अनुप्रयोग, देखिए इन चीजों को आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, इनको समझना पड़ेगा आप लोगों को। पीडीएफ तो आपको मैं दे ही दे रहा हूं, तो पीडीएफ तब तक काम आएगा जब तक आप इसको समझे रहोगे। एक बार समझ लोगे बस याद हो जाएगा। अनुप्रयोग देखिए, इसलिए मैं इतना आराम आराम से एक स्टेप बता रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हमारे चैनल पे, तेज से तेज विद्यार्थी हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। अनुप्रयोग में पहला लिखना है गोताखोर द्वारा। क्या लिखोगे? गोताखोर द्वारा। इसके बाद दूसरा है शीतल पेय पदार्थ। इसके बाद फेफड़ों की क्रिया। ये तीनों चीजें जो हैं, शीतल पेय पदार्थ मतलब कि आप देख पा रहे हो कि वही चीजें जो मैंने अभी जिक्र किया कि कोको कोला स्प्राइट में इस प्रकार गैसों को भरा जाता है कि आप उसको जान ही नहीं पाओगे, जब खोलोगे तो उससे गैस बाहर निकल जाती है। गोताखोर जो वहां पे करता है स्विमिंग, ठीक है, वो भी किसके? हेनरी के नियम पे ही वो लागू होता है उसका। फेफड़े की जो क्रिया हमारी होती है, जो भी कार्य होता है फेफड़े का, जब सांस लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो भी किन्हीं क्रियाओं पर निर्भर करता है, हेनरी के नियम पे ही वो निर्भर करता है। तो ये कुछ अनुप्रयोग थे जो कि मैंने बता दिया। चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा जो नियम है वो आप लोगों का है राउल्ट का नियम। लिखिए और उसकी सीमाएं बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको नियम बता रहा हूं लिख के रखिए, गारंटी मेरा कि वो नियम आने ही वाला, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो राउल्ट का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं बताइए। चलिए देखते हैं। तो राउल्ट का नियम आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के क्या होता है? बराबर होता है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक का मतलब आप समझते हो, विलायक का मतलब आप लोगों के लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जैसे आप लोगों का जल हुआ, दूध हुआ, ठीक है, उसे हम तो विलायक बोलते हैं। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मतलब कि जिसमें विद्युत चालकत्व का गुण नहीं होता है, जिसमें विद्युत चालकत्व का गुण नहीं होता। जैसे आप कह सकते हो कि यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, शर्करा आपका, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक, मतलब कि अपेक्षित मतलब कमी, अवनमन विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। बस सिंपल आप लोगों को यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मतलब है ये आप लोगों का सूत्र है। और यहाँ पे जहां पे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट जो है, यह किसको दर्शाता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। और यह आप लोगों का क्या है? मोल प्रभाव है। ठीक है, एन बटे एन प्लस कैपिटल एन मोल प्रभाव है। अब कहने का मतलब बस वही चीज बोला है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो ये आपका क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के क्या होता है? बराबर होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, काम आप लोगों का बन जाएगा। बस इतना ही। अब सीमा देखेंगे, लेकिन सीमा देखने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपसे ये पूछ ले, एक नियम पूछता है, अगली बार भी इसी बार पूछा था और शायद इस बार भी पूछ दे, कि अगर आपसे पूछे कि तनु विलयन के राउल्ट का नियम अगर आपसे पूछ ले, या मैं जिक्र कर देता हूं थोड़ा सा कि तनु विलयन, इसको देख लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अगली बार आया था। तनु विलयन के अगर राउल्ट नियम पूछ ले, राउल्ट नियम, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे? मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। तो तनु विलयन के अगर राउल्ट नियम अगर आपसे पूछे, तो बस फर्क ये होता है कि जो ये आप लोगों का एन प्लस कैपिटल एन है, उसको हम लोग सिर्फ क्या दर्शाते हैं? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। बस फर्क इतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में ये आपका पी नॉट बराबर, ये आपका स्मॉल है तो ये स्मॉल एन रहेगा, लेकिन एन प्लस कैपिटल एन को हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे कैपिटल एन सिर्फ लिख देंगे। या एन क्या है यहाँ पे? तो एन होता है मोलों की संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भार बटे अणुभार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है,
न्यूमेरिकल इस पे एक बनता है किस फार्मूले पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, ठीक है, बराबर, देखिए एन जो है, एन को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे W बटे एम। क्या लिख देंगे? W बटे एम, क्योंकि यहाँ पे W क्या है, भार, और m जो है अणु भार है, और बटे में है तो इसको गुणा में चेंज कर दो। ये कैपिटल एन का भी फॉर्मूला ये होगा कैपिटल W बटे कैपिटल एम, तो कैपिटल एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कैपिटल W कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है, इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल इस बार आया था, शायद इस बार और आपको एक न्यूमेरिकल देखने को इसमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ पूछता है कि वाष्प दाब और अणु भार में संबंध बताइए। तो वाष्प दाब और अणु भार में संबंध अगर दर्शाने के लिए सूत्र पूछे तो आप यही सूत्र आप यहाँ पे क्या करोगे, लगाओगे। समझ में आ गया? अब मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे एक एक करके। पी नॉट क्या है? पी नॉट जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पीएस की अगर हम बात करें तो पीएस विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और स्मॉल डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो विलय का भार है, और स्मॉल एम की बात करें यहाँ पे तो विलय का अणु भार है। वहीं अगर हम कैपिटल डब्ल्यू की बात करें तो विलायक का भार है, और कैपिटल एम की बात करें तो विलायक का अणु भार है। सबको मैंने एक एक वर्ड करके बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, शायद इस बार बन जाए कि तनु विलयन के राउल्ट नियम लिखे थे, यहाँ पे लिख देंगे, या सूत्र पूछ ले आपसे कि वाष्प दाब और अणु भार में संबंध, तो आप ये सूत्र दर्शा सकते हो। बाकी राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम अभी हमने बताया आप लोगों को कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, ये आपको वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, ये मोल प्रभास का मोल प्रभाव है, ये क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल में लिखा भी है। इसके बाद सीमा की अगर हम बात कर लें इसकी, तो सीमाएं देखिए इसकी क्या है। पहला सीमा लिखोगे यहाँ पे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पे? यह तनु विलयन पे लागू होता है। और दूसरा कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पे लागू होता है। वाष्पशील मतलब आपके वही जैसे NaCl हुआ, नहीं वाष्पशील है, जैसे यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, शर्करा हुआ, ये सब वाष्पशील पदार्थ हैं। तीसरा है कि यह विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघटय के विलयन पे लागू का मतलब यहाँ पे हम बात करें तो जैसे आपका NaCl हुआ, KCl हुआ, इसके बाद आपका कह सकते हो ZnSO4 हुआ, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, H2SO4, इस पे यह क्या होता है, लागू नहीं होता है। तो यह क्या इनकी सीमाएं हैं। बस इतना आप लोगों को लिखना है। PDF आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आप टेंशन लीजिए मत। बस आप यहाँ पे समझ लीजिए और वहां से उस PDF को डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। बस ये अपने तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, बस आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन पूछेगा 100%, इस बात की गारंटी है। तो राउल्ट का नियम भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। चलिए अगला नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है? कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लो। 100% गारंटी है कि इस बार आएगा। 100% में गारंटी लेता हूं कि ये आप लोगों को जरूर से पूछा जाएगा कि कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। अब कोलराउस का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से अभी इसको समझते हैं, उसी तरह आराम आराम से समझेंगे। एक एक वर्ड को डिफाइन हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कोलराउस का नियम, कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जिक्र, विद्युत अपघटय क्या होता है? विद्युत अपघटय मतलब जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटय। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं जैसे NaCl ले लिया, NaCl ये आपका क्या है, विद्युत अपघटय है। ठीक है, विद्युत अपघटय है। अगर इसको यहाँ पे मैं कोई एक पात्र ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई लिक्विड ले लेता हूँ, इसमें मैं घोलता हूँ NaCl। क्या घोलता हूँ? NaCl। जब NaCl घोलूंगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि Na जो है तो वो तो प्लस चार्ज में आ जाएगा, और जो क्लोरीन है वो माइनस चार्ज में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो Na प्लस चार्ज में और क्लोरीन जो है माइनस चार्ज में यहाँ पे वियोजित हो गया। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे बोला है लेमडा m, और यहाँ पे इन्फिनाइट बोला है। वही बोला ना कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, देखिए इन्फिनाइट लगाया ना, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता है, मतलब मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लेमडा m इन्फिनाइट, फिर NaCl का घोल हमने लिया है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज टूट गया कैसे,
तो लेमडा एम इन्फिनाइट, Na तो प्लस में टूट गया और प्लस लेमडा एम इन्फिनाइट क्लोरीन माइनस में टूट गया। तो वही कह रहा है कि विलयन में उपस्थित धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बस मतलब इस सूत्र से या परिभाषा चाहोगे तो बना लोगे, या इस परिभाषा से ही चाहोगे तो सूत्र लिख सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस बहुत भारी चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो अनुप्रयोग भी लिख लो। अनुप्रयोग देता है आप लोगों को वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, कि कोलराउस के नियम जो है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में उसका नियम क्या है। तो अनुप्रयोग में लिख लीजिएगा आईडी डाल के कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कैसे लिखिए, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप वियोजन की कोटि या मात्रा आप कह सकते हो कि वियोजन की मात्रा क्या होता है, वही चीज लेमडा सी एम बटे लेमडा एम इन्फिनाइट। क्लियर है आप लोगों को, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा, वही चीज बोला है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता अनंत तनुता। देखिए अब सी मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी जो है और एम जो है, तो एम तो मोलर चालकता को डिनोट कर रहा है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता। देखिए अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है, मतलब इसका रेशियो ले लेंगे तो वियोजन की मात्रा यहां से निकल के आपको सामने आ जाएगी। बस यही तो है और कुछ ही नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, धैर्य बनाकर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ये नियम भी आप लोगों को, कोलराउस का नियम यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त। एक नियम और देखते हैं, चलिए उसी के नीचे लिख भी लीजिएगा, उसी के नीचे मैं देखिए लिखा भी हूं कि यहाँ पे लेमडा एम सी किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता है, और ये आपका लेमडा एम इन्फिनाइट क्या कहलाता है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता। तो वही चीज कह रहा है कि किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता का अनुपात अगर मैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता से ले लूं तो यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है, चलिए लास्ट नियम देखते हैं यहाँ पे, हार्डिस सुलजे का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हार्डिस सुलजे का नियम मेरे प्यारे बच्चों, 4 नियम बता रहा हूं, लिख के रखो, गारंटी है कि 4 नियम अगर तैयार है तो यहाँ से 2 नियम आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। तो देखिए हार्डिस सुलजे का नियम क्या कहता है, सिंपल है हार्डिस सुलजे का नियम, कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है, और इस नियम को ही हार्डिस सुलजे का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों संयोजकता किसे कहते हैं, कि किसी भी तत्व के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी मतलब स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही क्या होती रहेगी, अधिक होगी। इस नियम को हम हार्डिस सुलजे का नियम कहते हैं। जैसे धनायन आयन का घटता क्रम देखिए यहाँ पे, जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पे यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3 है, मतलब कि इसकी क्षमता क्या है, अधिक है। उससे कम जो है वो आप लोगों का क्या है, बेरियम का। उससे कम क्या है आप लोगों का, सोडियम का, क्योंकि 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ पे देखिए फास्फेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो संख्या में 3 है मतलब संयोजकता अधिक है इसकी। वहीं सल्फेट की बात करें तो सिर्फ 2 है, तो उससे थोड़ा कम होगा। फिर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन पर -1 है, तो बिल्कुल कम है। तो मेरे प्यारों से समझ में आ गया आप लोगों को कि इसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, हार्डिस सुलजे का नियम कहते हैं।